लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम पॉडकास्ट में आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो राजनीति के साथ साथ शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है अंकित शर्मा जी। अंकित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अंकित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एजुकेशन के क्षेत्र में और पॉलिटिकल के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका जो इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था में एजुकेशन से जुड़े हैं आप, तो एजुकेशन में आप लोगों ने कहाँ तक क्या कुछ किया और अपना एजुकेशन के बारे में जो स्टार्टिंग है, अनुभव है, उसको बताइएगा ज़रा। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं प्रताप नगर में रहता हूँ। 2010 से मैं एक्टिवली अपना स्कूल रन कर रहा था। पहली बार अपने स्कूल जो शिक्षा का क्षेत्र है उसके अंदर जुड़ा था, और उसका मुख्य रीज़न था कि मेरी मदर ने 1997 के अंदर एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था। 2008 से ही मैं उसमें पढ़ाना शुरू किया, 8th क्लास के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को। और जब मैं उनको पढ़ाता था तो उसके अंदर मेरे को बहुत मज़ा आता था, उन बच्चों से बात करना, उनको नई-नई चीज़ें सिखाना, विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। साइंस सब्जेक्ट रहा रहा है मेरा। और 2010 से लेकर के 2020 तक, बिफोर पैंडेमिक, मैं उसी स्कूल के अंदर एक्टिवली अपने पॉलिटिकल करियर के साथ-साथ उसमें बच्चों को पढ़ाता रहा, उनको नई-नई चीज़ें सिखाता रहा। 2022 के अंदर मैंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम स्प्राउट्स इंटरनेशनल स्कूल है, एक प्री स्कूल चेन है। ये हमने 2021 के अंदर स्टार्ट करी थी आफ्टर कोविड, आफ्टर पैंडेमिक। और राइट नाउ वी हैव 4 ब्रांचेस, 3 इन जयपुर, 1 इन भरतपुर, बयाना। सो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो मेरी जर्नी रही, वो बच्चों के साथ पिछले 13-14 सालों से मैं एक्टिवली उनके साथ, की मेंटल हेल्थ के साथ हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है बच्चों के साथ बात करना। क्योंकि मेरा एक मानना है कि जो हमारे आज के बच्चे हैं, जो जनरेशन है, वो आने वाले भारत का फ्यूचर है, भविष्य है। और उनको जितना हम ग्रो करेंगे, उनको जितना नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उनको जितना ज़्यादा हम अपडेट करेंगे आने वाले टाइम के लिए, उतना ही हम अपने भारत के लिए उस वे में काम कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। अ, अंकित जी, आपने बताया कि एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन के बारे में मैं चाहूँगा कि आपको कोई ऐसा किस्सा याद है जो किसी अपने ख़ास स्टूडेंट के साथ रहा हो? जब मैंने 9th क्लास का बच्चे हमारे थे, वो पास आउट होके 10th में आए थे। वो बहुत ब्रिलियंट बैच था, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। जी। और 2013 के अंदर जब उन बच्चों से मैं जुड़ा, से जब वो प्रमोट होकर के 10th क्लास में, और 10th क्लास का एक फ़ोबिया होता है बोर्ड क्लास का। तो हमने एक बात फिक्स करी उस क्लास के अंदर, वो ये तय किया कि भाई कोई भी मुझे वहाँ पर सर नहीं बोलेगा, सब भैया बोलेंगे। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आप टीचर के साथ-साथ बच्चों के ब्रदर बनते हैं, भाई बनते हैं, तो कहीं न कहीं पर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ जुड़ जाती है। और आप उनको छोटे भाई-बहनों की तरह प्यार करते हुए, उनको स्नेह करते हुए, आप चाहते हो कि परिवार का हिस्सा बन कर के वो आगे ग्रो करे। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे ना केवल बच्चे बल्कि उनके परिवार वाले भी मुझे अपने फैमिली की तरह, अपने परिवार की तरह सपोर्ट करते थे। और उस टाइम का जो रिज़ल्ट था, वो 100% रहा। और वो बच्चों ने इतना, आज भी उनमें से काफ़ी बच्चे आरएस सेलेक्टेड हैं, डॉक्टर सेलेक्टेड हैं। और जब वो मिलते हैं और वो जब अंकित भैया करके बोलते हैं, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तब मेरे को वैल्यू पता लगी इस प्रोफ़ेशन की, कि एजुकेशन के अंदर काम करते हुए पैसा तो हर कोई कमा सकता है, बिज़नेस के थ्रू तो पैसा हर कोई कमा सकता है। लेकिन उसके साथ-साथ आप जो लोगों का कैरेक्टर बिल्ड करते हो, उनको जो एम्पावर करते हो, उनको आप जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करके जो गलतियाँ आपने अपने जीवन में करी वो ना करे, जब ये चीज़ें आप बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल। तो अंकित जी, ये बताइएगा कि एजुकेशन के अंतर्गत आज हम देखते हैं कि बच्चों के अंतर्गत जो एक मानसिकता है आपराधिक प्रवृत्ति की, ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? और दूसरा,
इसके निवारण क्या होंगे? बच्चों का जो माइंडसेट है ना, वो डिपेंड करता है उनके आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर। उनके परिवार में कैसा एनवायरनमेंट है, वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, उनकी संगति कैसी है। और स्पेशली आज के टाइम के अंदर जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो है सोशल मीडिया। वो चाहे फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वहाँ से बच्चे ऐसी-ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो हमने अपनी लाइफ़ के अंदर कभी देखी भी नहीं थी। और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं चीज़ नोटिस कर रहा हूँ वो है वेस्टर्नाइज़ेशन, जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता। जो वेस्टर्न कल्चर है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्टार्टिंग से ही हावी है। हालाँकि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो चेंजेज़ हुए हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका ज़रूर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट उसको अभी इम्प्लीमेंट होने में 2030 तक का गवर्नमेंट का उन्होंने अपना टाइमलाइन सेट किया हुआ है कि 2030 तक हम कंप्लीट एनईपी लॉन्च करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट भी हो गया है, बट उसमें भी काफ़ी टाइम टेकिंग है। और बच्चों की जो प्रवृत्ति है, चाहे वो आपराधिक हो, चाहे वो उनका बिज़नेस माइंड हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिज़नेस माइंड को लेकर के नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए इनिशिएटिव, नए स्टार्टअप्स लेने की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर उनका आसपास का एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, फैमिली का बिहेवियर कैसा है, बच्चों का बिहेवियर, उनके जो फ्रेंड सर्किल है उसका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, माता-पिता कई बार उन लोगों पे अपना प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि आप ये बनिए, वो बनिए, यानी अपनी इच्छा को बच्चों के ऊपर डालना। ये कहाँ तक उचित है? ये मेरी नज़र में बिल्कुल भी उचित नहीं, और हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ये कभी सिस्टम था ही नहीं। आप अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो जो पांडव थे या जो कौरव थे, उनको किसी भी अस्त्र शस्त्र को सीखने के लिए प्रेशराइज किसी ने भी नहीं किया। उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने हर व्यक्ति को, हर हाँ, वो पहले देख लेते थे कि ये किस चीज़ के काबिल है। इवन उनको चूज करने के लिए बोला, जैसे भीम को बोला। एक एक उन्होंने, द्रोणाचार्य ने एक एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक पेड़ के चारों तरफ उन्होंने अस्त्र रखे जी। और एक एक पांडव, एक एक कौरव को भेजा कि अपना मन पसंदीदा अस्त्र या हाँ, वो शस्त्र उनकी को आप चॉइस हो सीख गई। के लेके आओ। चॉइस होगी वो। तो जब भीम गए तो उन्होंने अपने शरीर के अकॉर्डिंग गदा उठाया, तो वो गदाधारी भीम बने। अर्जुन ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी एकाग्रता बहुत, वो द्रोणाचार्य ने उनको निखारा। उनका जब इंटरेस्ट उसके अंदर शो हुआ जी, जी। और उस इंटरेस्ट को देखने के बाद उसको निखारा और वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बने। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को बच्चे का इंटरेस्ट और उसका पैशन, इसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। हमारे आजकल के पेरेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरा बेटे का तो ड्राइंग में इंटरेस्ट है, मेरे बेटे का तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है। भाई, इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हर 2 साल में जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, उसका इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा। तो आपको, हमें, सोसाइटी को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, ये बात नहीं, उसका पैशन क्या है, वो किस चीज़ में एन्जॉय करता है, वो किस चीज़ को अपनी आत्मा के साथ, अपने मन के साथ, अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट कर पाता है। और जैसे ही अगर आपको उसका पैशन कनेक्ट हो जाए, तो आप ईज़िली मैं साथ में रोकना चाहूँगा कि बीच-बीच में अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने जो सिलेबस होता है, बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा के अंतर्गत ही इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं सिलेबस में डालें, ताकि बच्चों को पता चले कि भाई उन लोगों ने अपने इंटरेस्ट के अनुसार ये किया, तो हमें भी हमारे इंटरेस्ट के अनुसार ये करना चाहिए। अलग-अलग कहानियाँ सिलेबस के अंतर्गत डाली चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा ये चीज़ सोचना चाहिए कि भई किस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। ये तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए मैं बिल्कुल, समझता बिल्कुल, ये आपने आपने बहुत ज़बरदस्त बात बोली। हमारे इंडियन माइथोलॉजीज़ के अंदर इतनी कहानियाँ, आप वेद ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो सब कहानियों के ऊपर ही तो बेस्ड हैं। और वो कहानी हमें क्या सिखाती है? हमें वैल्यूज़ सिखाती है, हमें मोरालिटी सिखाती है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। रामायण है, महाभारत है, वो सब हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, किस स्तर पे जीना चाहिए, वो सब के लेसन देती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पाठ्यक्रमों के अंदर इन कहानियों को, इन इन ग्रंथों को, इनके छोटे-छोटे किस्सों को बिल्कुल ऐड करना चाहिए। इससे बच्चों को
ज़रूर अपने जीवन के प्रति सकारात्मकता अवश्य मिले। साथ में ही पूछना चाहूँगा, आजकल जो को-एजुकेशन का सिस्टम है, क्या को-एजुकेशन सही है या गलत है? को-एजुकेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लड़कियाँ और लड़के साथ-साथ पढ़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम उन्हें कब तक अलग रख सकते हैं ना, स्कूल तक आप अलग रख सकते हैं, कॉलेज तक आप अलग रख सकते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, कहीं न कहीं पे उन्हें ये चीज़ फेस करनी ही पड़ेगी। अगर वो कहीं पे जॉब करेंगे तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि भई जॉब के अंदर फीमेल्स के लिए अलग जगह है और मेल्स के लिए अलग जगह है, वर्किंग स्पेस अलग-अलग है या अगर हम नहीं, रोकना चाहूँगा, एक ज़माने में लड़कों के स्कूल अलग हुआ करते थे और लड़कियों के स्कूल अलग हुआ करते थे। उस समय की सोच में और आज की सोच में हम देखें, तो पहले अपराध कम होते थे और आज अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, इसको हम यही ले सकते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा जो मोबाइल है, चीज़ इन चीज़ों के अंतर्गत ये को-एजुकेशन के चीज़ अंदर अभी अपने आप को एक सुपर एक्सपोज़ करना, सुपरमैन की तरह एक्सपोज़ करने की राइट। कोशिश करें, ताकि लोग मुझे पसंद करें। ये भी तो हो सकता है। ये आजकल के बच्चों में भावना है और उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से। इसलिए वो सोशल मीडिया के अंदर जाकर के अपने आप को रील्स, अपने आप की पोस्ट इस तरीके से बनाते हैं कि भई वहाँ जाके उनको लाइक मिले, अच्छे-अच्छे कमेंट्स मिले, वो उनके फॉलोवर्स बढ़े, वो स्पीड से ग्रो करे। तो कहीं न कहीं पे उनको हर व्यक्ति, हर बच्चा इवन मैं भी यही चाहता हूँ कि भई मेरे को एप्रिशिएट किया जाए हर जगह के ऊपर, मेरे को हर जगह तारीफ़ मिले। तो सोशल मीडिया का ये इम्पैक्ट तो है हमारे बच्चों के ऊपर और ख़ास तौर से यूथ के ऊपर कि वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को एप्रिशिएशन लेने के लिए वो इस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर के चीज़ों को वहाँ पे बताते हैं और इसका कहीं न कहीं पे रीज़न हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है। आप जितने भी कमर्शियल एड्स आते हैं, अगर आप उनको देखेंगे, चाहे वो टूथपेस्ट का हो, ब्रश का हो या कोलगेट का हो, उन सब के अंदर क्या दिखाते हैं कि भई ब्रश करो उसके बाद में लड़का लड़की को किस करेगा या डियो का हो कि अगर आप डिओड्रेंट वगैरह लगाएँगे तो आप अपोज़िट जो जेंडर होता है उसको आप अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी साइड में। या किसी भी आप चीज़ का चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का हो या कोई भी ऐड देखेंगे वो कहीं न कहीं पर उस चीज़ को कनेक्ट कर ही देगा इन द एंड कि ये करने से आपको कोई फीमेल मिलेगी या फीमेल को कोई मेल मिलेगा, उससे वो अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ें हमारे ये बच्चों के हमारी माइंड के संस्कृति का अंदर हिस्सा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है ये हिस्सा और आज के टाइम के अंदर वेस्टर्नाइज़ेशन इतना हावी है हमारे देश के बच्चों पर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि ये जितने भी सोशल मीडिया है ये सब यूएस बेस्ड है, चाहे फ़ेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, व्हाट्सएप वगैरह ले लीजिए और तो ये अपना कल्चर हमारे जो हमारी रूट्स है, हमारे कल्चर है, वो इतना रिच कल्चर है, उसे ब्रेक करने के लिए उन्हें पता है कि एक बार माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ थे, उनसे पूछा किसी ने कि आप हमेशा अपना जो सीईओ है, वो इंडियन ही क्यों रखते हैं, भारतीय सीईओ ही क्यों रखते हैं? तो उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ अपना भारत से नहीं लूँगा, तो भारत अपना माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर लेगा। खुद का उनके पास इतना बेस्ट ब्रेन है आईआईटीज़ के अंदर, एमएनआईटीज़ के अंदर, तो वो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी ग्रो कर ले इसलिए वो अच्छे ब्रेन्स को यहाँ से ले जा कर के तो कहीं न कहीं पे विश्व के अंदर भारत के बच्चों को लेकर के, भारत के ब्रेन को लेकर के एक डर है। हमारे यहाँ पर आज से नहीं, बहुत पुराने सालों से बेस्ट ब्रेन काम करता रहा है, बेस्ट टेक्नोलॉजी काम करती रही है। लेकिन कहीं न कहीं पे जो 200 साल हम लोग गुलाम रहे, उसकी मानसिकता हमारे अ, जो जनरेशन है उनके अंदर रही है और हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छी जॉब पा कर के सेटल हो जाए। वो उसको क्रिएटिव और अच्छे स्टार्टअप्स की जगह पर बट अब भी रिसेंटली पिछले 4-5 सालों के अंदर काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। बच्चे अपना खुद के स्टार्टअप्स लाने लगे हैं, पेरेंट्स भी उनको हेल्प करने लगे हैं और एजुकेशन सिस्टम जैसे ग्लोबली हुआ आफ्टर पैंडेमिक कोविड के बाद से जो ईज़िली चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव बढ़ा है, ईज़िली कनेक्शंस जो बढ़ने शुरू हुए हैं, उससे काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ मिल रही है। अच्छा। अच्छा अंकित जी, ये बताइए कि आज के समय में जो एजुकेशन में ट्यूशन का सिस्टम है, एक फैशन बनता जा रहा है और ये जो फैशन है, क्या ये गरीब माता-पिता को परेशान नहीं करता है? क्या उस पे प्रभाव नहीं डालेगा? बिल्कुल ट्यूशन
2 चीज़ों को देख कर के पेरेंट चूज़ करता है। एज़ ए स्कूल ओनर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट ऑब्ज़र्व करता है कि मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है और वो जिस सब्जेक्ट में वीक होता है, उसका ट्यूशन अपने बेटे को प्रोवाइड, अपने बच्चे को प्रोवाइड वो करता है। यहाँ पर हमें एज़ ए पेरेंट, एज़ ए एजुकेटर ये समझना पड़ेगा कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक हो, उसकी जगह पर वो किस सब्जेक्ट में गुड है, हेल्दी है और जिस सब्जेक्ट में वो ब्रिलियंट है, अगर उसके अंदर उसको ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, तो उसकी अंदर की जो क्षमताएँ हैं, वो उभर के आएगी और वो अपने वीक सब्जेक्ट्स के अंदर भी इम्प्रूव करे। अब गरीब परिवार और अमीर परिवार या जो रिच फैमिलीज़ हैं, वो उनकी मानसिकता के ऊपर इसका कितना असर पड़ता है, ये तो एक बहुत गंभीर विषय है ही क्योंकि एजुकेशन के अंदर जो बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, हालाँकि अभी आज के टाइम के अंदर गवर्नमेंट स्कूल से भी बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे काफ़ी अच्छी-अच्छी जॉब्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, अपने न्यू स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार इसके ऊपर काफ़ी काम भी कर रही है, जो एजुकेशन मिनिस्टर सर है वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बच्चों के लिए एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है स्टार्टअप्स के हाँ, थ्रू ये जहाँ एक पर ये एक अच्छी पहल है हाँ, कि भाई जो भी टीवी वगैरह पे जो एजुकेशनल क्लासेस लगती है, ये गरीब लोगों के लिए एक हेल्पफुल हो सकती है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है ये। तो अगला मैं प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा अंकित जी, आज के समय में आप जो टीचर हैं, टीचर्स के बारे में आप बताइए कुछ। कैसे टीचर होने चाहिए? टीचर का मतलब क्या होता है? क्या स्कूल में जाकर के बच्चों को फ़ॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ा देना या अपना सिलेबस पूरा करवा देना, यही टीचिंग का हिस्सा है? या टीचर को एक समाज निर्माता के रूप में बच्चे को तैयार करना? ये बहुत क्योंकि मैं अपने हर टीचर ट्रेनिंग सेशन में ये बात कहता हूँ कि अध्यापक होना, गुरु होना, टीचर प्रोफ़ेशन के अंदर आना, आप किसी भी वजह से आए हो, चाहे वो आपकी पैसा कमाने के लिए आपको या आप घर पे फ्री बैठे हैं उसके लिए आप टीचर बन गए हो कि मेरे पास कोई काम नहीं तो चलो मैं पढ़ा ही लेता हूँ बच्चों को। ये इस माइंडसेट के साथ बहुत सारे लोग इस प्रोफ़ेशन के अंदर हैं, लेकिन ये एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपकी उस क्लास के अंदर, अपनी कक्षा के अंदर जो 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से कौन एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए, कौन उसके अंदर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी बन जाए या कौन उसमें से कल्पना चावला बन जाए, हमें पता नहीं है। तो टीचिंग प्रोफेशन एक प्रोफेशन नहीं है, एक जिम्मेदारी है, एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ये समझना पड़ेगा, हर एजुकेटर को, हर टीचर को ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं जो भी क्लास के अंदर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, हुँ। उनके एजुकेशन के साथ-साथ, उनकी नॉलेज के साथ-साथ उनका कैरेक्टर बिल्ड करूँ, उनको देश के प्रति जो उनकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, जो सेंस ऑफ ड्यूटीज़ है, वो मैं उनको समझा पाऊँ और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश का बच्चा अगर आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश बिल्कुल आगे बढ़ बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चा जो होता है राष्ट्र की संपत्ति होता है और उस संपत्ति को सँजो के रखना एक टीचर का परम कर्तव्य है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है आपसे कि आज के टाइम में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या एक रिलेशन होना चाहिए? क्या गैप मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि रामायण भी कहती है, "भय बिन प्रीत न होई।" जब तक टीचर का भय स्टूडेंट्स के मन में नहीं रहेगा, तो उन दोनों के बीच में एक ऐसी इंटिमेसी बन जाएगी कि वो पढ़ाई से दूर भागेगा। तो आप इन दोनों के बीच में क्या सोचते हैं? देखो, टीचर और बच्चे की रिलेशनशिप को लेकर के मैंने एक बुक के अंदर बहुत ब्यूटीफुल एक पैराग्राफ पढ़ा था। उस पैराग्राफ के अंदर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग टीचर का बिहेवियर बच्चे के साथ कैसा होना चाहिए वो एक्सप्लेन किया था। और वो क्या था कि 7 साल तक के बच्चे को आप इतना प्यार दो। अगर आप प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर हैं तो प्रेप क्लास तक के बच्चे 5-6 साल तक के होते हैं। उनको इतना प्यार दो, उनको इतना एप्रिशिएट करो। वो जैसा भी ड्राइंग बना रहे हैं, जैसा भी वो पेंटिंग कर रहे हैं, उनको अथाह प्यार दो। उनको लगना चाहिए कि दुनिया के अंदर इतना प्यार करने वाला मेरे से कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। 6 से 7 साल तक का जो बच्चा होता है और 12 साल तक का जो एज गैप है, ये नेक्स्ट 5 इयर्स,
ये बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के होता है, क्योंकि इस एज के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप हो जाती है और उसका अपना एक कैरेक्टर बिल्ड होना स्टार्ट होता है। 12 साल के बाद में बच्चे का अपना एक माइंडसेट डेवलप हो चुका होता है और वो चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए 7 साल से 12 साल तक के बच्चों को आप जितना डिसिप्लिन में रखें, आप उनको डरा करके या प्यार से या जैसे भी आप उनको समझाना चाहें, बिल्कुल उसको डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाएँ। और 12 साल के बाद हर टीचर को, हर माता-पिता को अपने बच्चे का दोस्त बनना चाहिए, उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि 12 साल के बाद वो ऐसी चीज़ों के अंदर एक्टिव होना, दुनिया के अंदर आना एंटर कर लेता है और वो जब नई-नई चीज़ें सीखता है, अगर वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा, तो आप उनको गाइड प्रॉपर नहीं कर पाएँगे। आप उसको मिसयूज़, उसकी जो नेगेटिविटी है, वो आप उसको दूर नहीं कर पाएँगे। इसलिए 12 साल, 13 साल के बच्चे के बाद जो एज के बच्चे होते हैं, उनके साथ में हमें एज़ ए फ्रेंडली बिहेवियर करना ज़रूरी है। तो ये रिलेशनशिप है, पहले आप उनको अथा प्यार दो, उसके बाद में आप उनके एकदम स्ट्रिक्ट हो करके उनके साथ उनका कैरेक्टर बिल्ड करो और 12-13 साल के बाद आप उनके दोस्त बन जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि 12-13 साल के बच्चों को कभी पिटाई लगानी भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना नहीं है। बिल्कुल सही है। पिटाई कोई जो होती है, हमारे उसमें भी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, साम दाम दंड भेद। दंड जो है वो लास्ट नीति होती है और इसको हम इनिशियल स्टेज पे लागू नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में आप जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर से पढ़ने वाले, उनके बारे में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स का मेरा एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है। बच्चों, ये दुनिया है ना, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। 2023 के अंदर मैं जब रशिया के अंदर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, एज़ ए यंग टीचर्स एंड मेंटर कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के अंदर। और जब मैं वहाँ गया, 130 कंट्रीज़ के लोगों से मिला, तो वहाँ जाकर के पता लगा कि इस दुनिया इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर दुनिया है। इसको देखने के लिए आपको अपने कुएँ से बाहर निकलना पड़ेगा और कुएँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जितना पढ़ सकते हो, जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हो, ना केवल अपनी किताबों की, बल्कि उनके अलावा भी आपको पर्सनल रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करने हैं, अपनी स्किल्स कैसे इम्प्रूव करनी है, आपको किस तरीके से नई-नई स्किल्स, नई-नई लैंग्वेजेस सीखने का, तो जितना आप अपने इस 18 साल से पहले वाले 12th क्लास से जो पहले का जो क्राइटेरिया, उसमें जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हो, उतना आप नॉलेज गेन करो। दुनिया से मिलने के लिए आप तैयार हो और ना केवल एक कुएँ के अंदर, बल्कि इस पूरे समुद्र में आपको उस व्हेल मछली की तरह लंबे समय तक गोते लगाने हैं और उसके लिए आपको प्रिपेयर होने के लिए आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो हथियार होंगे, जो पंख होंगे, वो आपकी नॉलेज होगी। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बिल्कुल ठीक है। अंकित जी, आप एजुकेशन के साथ-साथ पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। तो एजुकेशन और पॉलिटिक्स में ये जुड़ाव कैसे हुआ? सो एजुकेशन, एजुकेटर एज़ ए एजुकेटर, मैं, ये मेरा पैशन है, एजुकेशन इज़ माय पैशन। और इसकी शुरुआत, पॉलिटिक्स में एंटर होने की शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हुई थी। आप ये भी बताएँ आप कौन-सी पार्टी से जुड़े? इसकी ये जो जब मैं पॉलिटिकली काम करने का जब मेरा मन हुआ, तो एक छोटा-सा क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर आया कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ? और इस छोटे से क्वेश्चन से मेरा झुकाव जो है वो एक पॉलिटिक्स की तरफ गया। छोटी-छोटी सी चिंगारी से एक बहुत बड़ी अग्नि फैल गई दिल के अंतर्गत। और जब मैं 17 साल का था, तब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा। उस समय हमारा वार्ड 32 के नाम से वार्ड हुआ करता था। टोटल पूरे जयपुर के अंदर 90-92 वार्ड थे और उसके अंदर मैं यूथ विंग के अंदर मंत्री बना। और जब मैं 21 साल का हुआ, 2011 से 2013 तक 2 साल मैं सांगनेर विधानसभा का यूथ प्रेसिडेंट रहा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का। और अभी मैं प्रदेश सहसंयोजक का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ पॉलिसी रिसर्च और ट्रेनिंग डिवीज़न के अंदर, जहाँ पे हम लोग युवा मोर्चा के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और जो सरकार की नीतियाँ हैं वो किस हद तक लागू हो रही है। पिछले से पिछले साल ही हम लोगों ने बीकानेर के खाजूवाला में बॉर्डर विलेज प्रोग्राम किया था, जहाँ पर इस देश का जो अंतिम गाँव है,
जिसके बाद दूसरे देश की सीमा स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर क्या हमारे केंद्र सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से लागू है, जो सुविधाएँ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पर योजनाएँ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वहाँ तक कैपेबल हैं? उसके ऊपर हमने रिपोर्ट बनाई और उसमें ये मेंशन किया कि ये हमारे देश का आखिरी नहीं, ये हमारे देश का पहला गाँव है। क्योंकि कोई भी जो दूसरे देश से उस हमारे बॉर्डर में एंटर करेगा तो पहला गाँव वही प्रोवाइड होगा। तो इसको हमने लास्ट बॉर्डर विलेज ना बोल कर के हमारे देश का फर्स्ट विलेज प्रोग्राम हमने इसको नाम दिया था। तो ये मेरी जर्नी रही पॉलिटिकली, और अभी मैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू लास्ट टू लास्ट मंथ हैज़ ए यूथ आइकन नॉमिनेट हुआ। ऑल ओवर इंडिया से यूथ मिनिस्ट्री ने 75 यूथ आइकन्स नॉमिनेट किए हैं, जिनका मेन मोटिव है विकसित भारत यूथ कनेक्ट प्रोग्राम, जिसमें हमें यूनिवर्सिटीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जहां जाकर के हम अपने प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो विज़न है 2047, उसके अंदर युवाओं का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के संदर्भ में जो राजनीति है देश की, वो किस ओर जा रही है और आप उसको कैसे देखते हैं? वर्तमान राजनीति में एक ठहराव है। 2014 से पहले हमारे देश का युवा या कोई भी वर्ग अस्थिरता महसूस करता था कि पता नहीं 5 साल इस देश की सरकार चलेगी भी या नहीं, 5 साल बाद हो सकता है सरकार बदल जाए, कोई दूसरे प्रधानमंत्री आ जाए या गठबंधन सरकार आ जाए। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो आज 2025 के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, तो हर व्यक्ति के मन के अंदर एक स्थिरता है। उन्हें पता है कि भई हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले 13 सालों से इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमृतकाल 2047 तक का एक विज़न दिया, नेक्स्ट 25 ईयर्स का विज़न दिया कि भाई अगले 25 साल के अंदर हमें कौन-कौन से काम करने चाहिए, कौन-कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे 2047 का भारत विकासशील भारत ना हो करके विकसित भारत हो सके। तो वर्तमान पॉलिटिक्स जो है वो एक स्टेबिलिटी है, कहीं पर भी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं है, अपोजिशन में किसी को माना ही नहीं जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो गिने-चुने नाम, स्पेशली जो मोस्टली नाम आता है वो राहुल गांधी का नाम आता है, बट उन्हें कोई भी एज़ ए लीडर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो उनका जो प्रोसेस है चीज़ों को देखने का या बोलने का, उनकी जो कमांड नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी वो संघर्ष किया ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़ीरो लेवल से संघर्ष करके तैयार होता है। उन्हें तो ये सारी चीज़ें अपनी विरासत के अंदर मिली। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमारे देश सुरक्षित हाथों के अंदर है और राजनीति में अभी बहुत स्थिरता है और आने वाले लंबे समय तक रहेगी, और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जिस भी डेवलप कंट्री को देखोगे ना, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो रूस हो, आज जैसे यूएस के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है नहीं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वो आज इस क्राइसिस से और इन चीज़ों से वो परेशान हो रहा है वर्तमान समय के अंदर। अच्छा अंकित जी, ये बताइएगा कि आज हम देखते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। राजनीति में देखा जाए तो बहुत से ऐसे नेता हमारे देश में हो रहे हैं जिन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, बहुत से मर्डर के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी एफआईआर्स हैं। तो क्या ऐसे नेता देश का भला कर सकते हैं? आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, किसी भी व्यक्ति का चरित्र, किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति। हाँ, मैं इसमें टोकना चाहूँगा क्योंकि जिस व्यक्ति के माइंड में जो चीज़ होती है, जो गिलास के अंतर्गत अगर गंदा पानी भरा हुआ है, उसको कोई नहीं पिएगा। राइट। इसी तरह से अगर उस व्यक्ति के मन में आपराधिक प्रवृत्ति है, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये चाहिए कि ऐसे लोगों को दूर रखें। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइए? ये बिल्कुल मैं इसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। उन्होंने अभी एक पोर्टल बना कर के 1 लाख युवाओं को, जो जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे नए ऊर्जावान युवाओं को वो सरपंच के, पार्षद के, एमएलएज़ के, एमपीज़ के, पॉलिटिकल जो पोस्ट होती है उनके
उनको आह्वान कर रहे हैं, 1 लाख युवाओं को वो आह्वान कर रहे हैं कि वो आएँ और देश की राजनीति का एक नया चैप्टर लिखें। क्योंकि जब तक हम लोग नई एनर्जी के साथ, नए विज़न के साथ पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे, तो वहाँ पे वैक्यूम रहेगा और वैक्यूम कौन भरेगा? जो नेगेटिव लोग होंगे वो भरेंगे। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति से जितना दूर रहेंगे, इसको उतना ही स्ट्रांगली हमारे देश को बिल्ड करने के लिए एनर्जी, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एक प्रश्न मेरे माइंड में एक और आ रहा है कि आज राजनीति के संरक्षण में हमारे देश की जो नौकरशाही है, वो नौकरशाही के जहाँ-जहाँ छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए के नकद रुपया मिल रहा है, कैश के रूप में मिल रहा है। अभी पंजाब में आपने देखा होगा फुल्लर साहब के यहाँ पे 7 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या राजनीति इनको प्रोटेक्ट करती है? इसको समझना पड़ेगा हमें। वर्तमान समय के अंदर जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली काम करने वाले लोग हैं, शत प्रतिशत नहीं, मैं ये कभी भी, क्योंकि हर जगह के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जिनकी नीयत साफ होती है और वो एक अच्छे विजन के साथ में काम करना चाहते हैं, सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन पिछले 50 सालों में, पिछले 60 सालों के अंदर ये भ्रष्टाचार जीरो लेवल से लेकर के और अपर लेवल तक सेट हो चुका है और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए नए लोगों को, ईमानदार लोगों को इसके अंदर आगे आना पड़ेगा। ना केवल जब कोई भी सिस्टम सेट होता है ना, उसको चेंज होने में, उसको बदलने के अंदर हमें बहुत लंबा समय लगता है। किसी सिस्टम को बिल्ड होने में अगर 70 साल लगे हैं, पिछले 70 साल किसी सिस्टम को बिल्ड होने में लगे हैं, तो उस सिस्टम को चेंज होने में कम से कम अगले 25 साल, 30 साल हाँ, तो हमें बिल्कुल सही। लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, इसके लिए हमें अच्छे लोगों को, जिनके पास देश के प्रति, जिनके अंदर देश के प्रति एक अच्छी भावना हो, जो चाहते हो कि हमें हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना है, ऐसे लोगों को हमें आगे लाना पड़ेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं पंडित दीनदयाल जी। उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली है कि कभी अगर गलती से भी हमारी पार्टी दबाव में रह करके या किसी भी कारण से अगर किसी गलत व्यक्ति को भी टिकट दे देती है, तो ये उन पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्य है, जनता का काम है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करें और उसे जिता करके विधानसभा के अंदर भेजें। तो हमें बिल्कुल कंपेयर करना चाहिए, हमें बिल्कुल देखना चाहिए कि जो लोग हमारे पास में इलेक्शन के अंदर वोट माँगने आ रहे हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, वो कितने साल से क्या काम कर रहे हैं, क्या उनका व्यवसाय है, क्या उनकी प्रवृत्ति है, और आकलन करने के बाद ही हमें वोट डालना चाहिए। क्योंकि अगर मतदाता जागरूक होगा, तो सरकार तो ऑटोमेटिक अच्छी बनेगी। बिल्कुल सही कहा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने कहा है कि जो राजनीति है, वो एक सेवा है, लोगों की सेवा करना है। लेकिन अधिकतर सुनने में आता है, देखने में भी आता है कि जैसे ही नेता बनते हैं 2 नंबर के धंधों में या इस तरह से इनकम जो है उसके सोर्स में चले जाते हैं। कुछ लोगों का मेरा भी मानना है कि कुछ लोग जो है पैसे के पीछे राजनीति में जाते हैं कि उन लोगों को पूरा पैसा मिलेगा, अच्छा भ्रष्टाचारी देखने में आ रहा है ये। तो मैं समझता हूँ कि क्या इसके बारे में ऐसे कौन से कदम उठाए जाएँ, जिससे क्या है कि ऐसे लोग राजनीति में जाएँ, जो केवल जनता की सेवा ही करें? जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके कोई परिवार से कोई लगाव नहीं है। नरेंद्र मोदी है, उनको भी परिवार से कोई लगाव नहीं है। तो ये क्या प्लेटो वाली थ्योरी नहीं चल पा रही है कि एक दार्शनिक ही अच्छा, एक अच्छा प्रशासक के एक बहुत अच्छा जो प्लेटो ने कहा था कि एक दार्शनिक जो होता है, वो बहुत अच्छा एक राजा हो सकता है, बहुत अच्छा एक प्रशासक हो सकता है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और अच्छे लोगों को लाने के लिए पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक्टिवली काम कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय से इससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे मार्गदर्शक हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्री घनश्याम तिवारी जी रहे हैं, जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, और उन्होंने हमेशा आंतरिक लोकतंत्र की बात। ये आंतरिक लोकतंत्र है क्या? आंतरिक लोकतंत्र कार्यकर्ता को जीरो लेवल से लेकर के तैयार करता है। एक मन में भी अपने होना चाहिए। एग्जैक्टली मन में भी होना चाहिए। हाँ,
उसके उसके मन में किसी भी पार्टी के अंदर उसकी विचारधारा को समझना, उस पार्टी की विचारधारा का अध्ययन करना, किस संघर्ष से उस पार्टी को तैयार किया गया है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। जब ये पार्टी के अंदर कार्यकर्ता उसको तैयार होता हुआ आगे आता है और उस आंतरिक लोकतंत्र के थ्रू जब वो लीडर चुना जाता है, जैसे अभी जब आपने ये बात छेड़ी है तो इसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आता है कि आने वाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा हमें पता नहीं है, लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूं या किसी दूसरी पार्टी की बात करूं तो वहां पर वो वंशवाद चलता आ रहा है। हमें पता है कि अगला कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो अभी खड़गे जी बने हैं, लेकिन वो चल किसके थ्रू रहे हैं ये भी सबको पता है। वहां पे एक परिवार का पूरा एक सिस्टम सेट है, उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि भाई पूरी राजनीति जो है वो इस परिवार के इर्द गिर्द घूमेगी। बट भारतीय जनता पार्टी लेकिन ये भी है ना कि हम परिवारवाद जो है, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। उससे अच्छा डेमोक्रेसी तो का फिर वो राजतंत्र ही हुआ। एग्जैक्टली हमारे बीजेपी के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस या कोई भी हो, XYZ कोई भी पार्टी है, अगर वो वंशवाद चलाती है, परिवारवाद चलाती है, तो मैं समझता हूँ कि वो लोकतंत्र नहीं है और न ही वो लोकतंत्र की भावना रखते हैं ऐसे। रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। भजन लाल जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे राजस्थान के अंदर। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीरो लेवल पे अपने करियर की शुरुआत करी, 4 बार वो हमारे प्रदेश के महामंत्री रहे और आज पूरे राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे एज मुख्यमंत्री वो सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भजन लाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से ही मैं आता हूँ, सांगानेर विधानसभा से, और बहुत काम किया हमने उनके लिए। और ये एक एग्जाम्पल है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। और ये आंतरिक लोकतंत्र ही है। इस पार्टी की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो राष्ट्रवाद के साथ-साथ इसका आंतरिक लोकतंत्र है। जी। अभी आपने एजुकेशन के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में बात की है, तो पॉलिटिक्स से मेरे 1-2 प्रश्न और जुड़े हैं आप लोगों से। आज हम देखते हैं कि यूपी जैसे स्टेट में पुलिस बिल्कुल सतर्क है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने कोई आदेश दिया, तुरंत जारी हो जाता है। एक्टिव है। बीजेपी की सरकार दूसरे राज्यों में भी है। वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें क्यों नहीं हैं? देखिए, हर मुख्यमंत्री का अपना एक अनुभव है, अपना एक एक्सपीरियंस है। अगर हम आपने यूपी का नाम लिया, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले हुँ। लगभग 3 या 4 बार वो सांसद रहे हैं। उन्होंने इतने आंदोलन उस समय लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की जो गुंडा राज वहाँ पे रहा, उन्होंने उसको अंदर से देखा है। उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है कि पुलिस प्रशासन को इस केस के अंदर क्या करना चाहिए था और इस केस में क्या नहीं करना चाहिए था। और उनका जो लंबा कार्यकाल है, उन्होंने उन्हें एक ऐसा मुख्यमंत्री इस्टेब्लिश किया। यूपी जैसे हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई स्टेट है तो वो उत्तर प्रदेश है, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को चलाना, उसको बहुत कायम मुश्किल करना बात थी। एक ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसने उसकी कमियों को अंदर से बारीकी से देखा हो। इसलिए मेरा ये मानना है कि आदित्यनाथ जी अपने आप के अंदर एक बहुत अच्छे और बहुत पॉपुलर सीएम है, स्पेशली जब वो सनातन के रूप में रह कर के अपने उस भगवा रूप को धारण करते हुए जब वो काम करते हैं, और उनका ना परिवार है, ना उन्होंने सारी जो भौतिक सुविधाएं हैं उनको इतना मोह नहीं है उससे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक साधक एक बहुत अच्छा शासक हो सकता है, क्योंकि वो केवल और केवल समर्पित है अपने धर्म के प्रति, अपने उस जिम्मेदारी के प्रति जो उसको वो मिली हुई है। अंकित जी, आप एजुकेशन से जुड़े हैं, तो मैं एक उसी से एक जुड़ा हुआ प्रश्न करना चाहूँगा कि वर्तमान राजनीति में देखा जाए, हालाँकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन चुनाव में देखा जाता है कि उस प्राइवेसी को तोड़ दिया जाता है और नेता जो है एक दूसरे पार्टी पे, एक दूसरे व्यक्तियों पर, नेताओं पर व्यक्तिगत लांछन लगाते हैं चुनाव के लिए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, जब आप चुनाव के क्षेत्र में आते हैं ना,
और जब आप सार्वजनिक जीवन को ग्रहण करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत जीवन कहीं पर भी नहीं रहता। ये मेरा बिल्कुल मानना है कि सार्वजनिक जीवन के अंदर समाज सेवा के लिए अगर कोई नहीं, सार्वजनिक मैं रूप ये से कहना चाहता हूँ कि वो ठीक है, बात है, व्यक्तिगत नहीं रहता। लेकिन एक गाली-गलौच वाली जो हमारे इस संस्कृति में नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति में मैंने कभी नहीं सुना कि एक-दूसरे को हम चुनाव में एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं या उसको लांछन लगाते हैं या उसको ज़लील करते हैं। ये चीज़ें क्या राजनीति में, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए, जैसा एज़ द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, एग्ज़ैक्टली यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा अगर हमारे नेता ही ऐसे होंगे, एक-दूसरे पे करेंगे, तो इससे पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा? इस पे बहुत ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है। हमें अपने जब भी हम सार्वजनिक रूप से कहीं पर काम करते हैं, तो अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर के चयनित करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी अंता विधानसभा का जो कैंपेन था, वो लगातार देख रहा था, जिसके अंदर एक निर्दलीय प्रत्याशी है, जो काफ़ी ओपनली जितना गाली-गलौच करते हैं, उससे समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी उस सभा के अंदर 12 साल, 13 साल का बच्चा भी बैठा हो सकता है, वहाँ पर कोई बुजुर्ग महिला भी बैठी हो सकती है, माताएँ-बहनें भी होती हैं और जब आप इन असभ्य भाषाओं का, असभ्य शब्दों का जब आप ओपनली सार्वजनिक मंच से प्रयोग करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, हाथापाई करते हैं, लात-घोंसे मारते हैं और आप एज़ ए लीडर वहाँ पर अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। इससे जब आप इससे 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 आने वाली जो पीढ़ी है, उनको बहुत गलत मैसेज वो गलत मैसेज जा रहा है ये। बिल्कुल, वो क्या ही सीखेंगे, वो क्या ही सीखेंगे? अगर मैं अपना स्कूल रन कर रहा हूँ और मैं स्कूल के अंदर ओपनली अपने वो जो सभा प्रांगण होता है, जहाँ पे हमारी प्रार्थना होती है, वहाँ पर आकर के अब्यूज़ करूँ या लात-घोंसे चलाऊँ, तो हाँ, तो हमारी बच्चों क्लास पे में बुरा पढ़ने प्रभाव वाले बच्चे पड़ेगा, क्या अब करेंगे? डेफ़िनेटली बहुत बुरा पड़ेगा। प्रभाव पड़े इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स के साथ-साथ में एजुकेशन ये मेरा मानना है कि एजुकेटर्स को पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली रोल पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्हें एक्टिवली जुड़ना चाहिए क्योंकि अच्छा राजनीतिज्ञ, एक एजुकेटर दोनों को एक बैलेंस चीज़, एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। इस समाज का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए युवाओं को, बच्चों को भविष्य बिल्ड करने के लिए एजुकेशन और पॉलिटिक्स दोनों का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अंकित जी, हम बच्चों को तो स्कूल में पढ़ाकर उसको उनको शिक्षा दे कर के अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो शिक्षा से बाहर आ चुके हैं, समाज में लोग हैं, उनके लिए हमें कौन-सी पाठशाला तैयार करनी पड़ेगी ताकि उनमें एक राष्ट्र की भावना हो और वो देश के लिए सही नेतृत्व का चुनाव करें? इससे हमें निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आस-पास में देखेंगे तो हमें बहुत सारी शाखाएँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखाएँ लगती हैं, उनके अंदर 18 साल से लेकर के 12-13 साल से लेकर के और 60 साल तक के बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। वहाँ पे जो राष्ट्र भावना, जो सम्मान, जो बोलने का तरीका, आप जब आप देखेंगे मेरा बेटा है प 12 साल का, वो शाखा के अंदर जाता है और जब वो आता है तो मुझे अंकित भाई साहब बोलता है। तो भाई साहब बोलना वहाँ पे सिखाया जाता है, सबको आप कह कर के बोलना सिखाया जाता है। कैरेक्टर बिल्ड जो होता है वो हम संघ की किसी भी शाखा से सीख सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ना केवल आपका चरित्र का निर्माण करती है बल्कि आपके शरीर का, बौद्धिक के थ्रू आपके मानसिक मानसिकता का भी निर्माण हमारे पूरे आस-पास के क्षेत्रों में जो बहुत सारी शाखाएँ हैं वो कर रही हैं। बहुत बेटर तरीके से कर रही हैं। अंकित जी, आप मुझे ये बताइए कि राजनीति में वोट देने का अधिकार सबको है, लेकिन जब कास्टिंग होती है 54%, 55% या 40%, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए मैंने 2020 के अंदर इलेक्शन फाइट किया था और जब मैंने वोटर लिस्ट देखी अपने वोटर्स को रिझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए, तो 30% 20-30% वोटर तो उस जगह पर रहता ही नहीं है। वो ज़्यादातर अपने काम को लेकर के कहीं न कहीं पे बाहर शिफ्ट हो चुका होता है। अपना नामांकन तो वो वोटर लिस्ट में लिखा कर के रखता है, लेकिन उस समय पर वोट डालने के टाइम पर वो वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं रहता। इसलिए लगभग 70% वोटिंग मतलब 30% जो वोटिंग होती है वो लगभग इस वजह से नहीं हो पाती है हमारे चुनाव के अंदर क्योंकि उस समय वोटर अवेलेबल नहीं होता। हालाँकि पिछले काफ़ी टाइम से जागरूकता आई है लोगों में और लोग स्पेशली वोट देने के लिए आने लगे हैं अपने वोटिंग डे के ऊपर।
और इसका एक मुख्य कारण ये है। दूसरा कारण उन उन लोगों का है जिनको अपना मन पसंदीदा कैंडिडेट नहीं मिलता और जिन्हें लगता है कि सारे कैंडिडेट एक जैसे ही है, किसी को भी वोट दो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ऐसी मानसिकता के भी लोग हैं और जो शायद हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती होता है और आपको आजकल तो कैंडिडेट्स के अलावा नोटों का बटन भी उसके अंदर होता है। ये अगर बीच में टोकना चाहूँगा मैं कि जो नोटा वाला है, हाँ, नोटा वाले लोगों को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें इनमें से कोई पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे सैटिस्फाइड किया जाएगा? कई बार तो आपने देखा होगा कि पूरे क्षेत्र में नोटा ज़्यादा आ रहा है। उसको उसका रीज़न क्या है? या फिर इनका दोष पॉलिटिकल पार्टीज़ को दें या हम समाज को दें? कौन ज़िम्मेवार है इसका? मुख्य रूप से मेरे को लगता है कि इसके दोनों ही लोग बराबर जिम्मेदार हैं। समाज भी एक अपने आप में एक ऐसा नहीं, लीडर तैयार समाज ने नहीं तो कर क्या पा है, रहा। समाज ने तो क्या है कि उनको कह दिया कि हमें ये पसंद नहीं है। तो वहाँ लेकिन पे हाँ, लेकिन वही कैंडिडेट अगली बार भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ कर के चुनाव में आ जाता है। ये कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल भी ठीक अगर जनता किसी को पसंद नहीं करती है बार-बार, तो क्या उस व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए? देखिए राजनीति में आने का सभी का मोटिव अलग-अलग होता है राजनीति और में ये जो सुविधाएँ हैं, मेन अगर मैं ये कहता हूँ कि आज के टाइम में अगर आदित्यनाथ जी वाली, योगी वाली बात आ जाए कि सेवा कर दिया जाए कि किसी को नेता को कोई पैसा नहीं मिलेगा। जिसको देश की सेवा करनी है आइएगा, उसको रहने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, दैट्स इनफ। उसके पश्चात कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या लोग चले जाएँगे वहाँ पे? ये बहुत काल्पनिक जैसी बात है कि अगर राजनेताओं की सारी सुविधाएं अगर बंद कर दी जाएं तो वो क्या राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये दोनों ही बातें, इसके पॉजिटिव्स भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव मेरे को ये लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ भावना से काम करने वाले देश व्यक्ति है, राष्ट्रवादी लोग आगे राष्ट्रहित जाएँगे, राष्ट्रहित को चाहने वाले लोग ज़्यादा आएँगे। राजनीति से जुड़ेंगे। और एक नेगेटिविटी मेरे को लगती है कि जब आपके पास कोई पावर ही नहीं रहेगी सिस्टम को चलाने के लिए, सुविधाओं को चलाने के लिए, तो आप का जो तंत्र है अंदर का, उसको चलाने के लिए हमें पॉलिटिशियंस को तो पावरफुल होना रहेगा ही रहेगा। अदरवाइज़ जैसा पाकिस्तान की स्थिति है, वहाँ पे पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी है, सेना है। इसलिए वहाँ पे वो कभी भी सरकार का तख्ता पलट करके और सेना का शासन लागू कर देती हैं। तो इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, हमारी डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल पावर को, आर्मी पावर को और समाज को भी बीच-बीच के अंदर ऐसे आंदोलन करते हुए हमारी सरकार को बताना पड़ेगा कि भैया अगर आप कुछ गलत करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो ऐसा इसका एक एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है चारों चीज़ों के अंदर। और मेरा ये मानना है कि नॉलेज और एजुकेशन ये सबसे बड़ा हथियार है जो हमारे देश के अंदर हर चीज़ की, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप जितनी नॉलेज गेन करेंगे, जितना आप एजुकेट होंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने के काबिल होते जाएँगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपराधी क्षेत्र से लोग ऐसे आएँगे, तो वो अपराध को ही चुनेंगे और अपराधी को ही संरक्षण देंगे। बिल्कुल, यही कहना चाहते हैं बिल्कुल, आप? बिल्कुल। ये बहुत वेले लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो अंगुली मार से और सीधा सन प्रवृत्ति के अंदर कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि अपने चरित्र को बदलना एक बहुत बड़ी तपस्या है और उसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। और ये तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कम आएँगे, उतना हमारे देश की राजनीति स्वच्छ और मजबूत और राष्ट्र के प्रति स्पष्ट होती चलेगी। हाँ, तो अंकित जी मैं क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में बताना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि क्षेत्रीय जो पार्टियाँ हैं, वर्तमान संदर्भ में एक परिवारवाद की दुकान ही चल रही है। तो क्या क्षेत्रीय पार्टियाँ देश के हित में हैं या देश के विखंडन में है? इनका क्या रोल है? कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला देश जो पहले कबीले होते थे छोटे-छोटे, एक परिवार एक कबीला बन गया, दूसरा परिवार दूसरा कबीला बन गया, उनके साथ पब्लिक जुड़ गई, कहीं देश कबीलों में तो नहीं बँट जाएगा? ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपका और इस पे हमें गंभीरता से विचार भी करना चाहिए कि किसी भी पार्टी
चाहे वो लोकल पार्टी हो या नेशनल लेवल पे पार्टी हो, उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी विचारधारा को, कि उस पार्टी का जन्म हुआ क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी पार्टी बनाने की। क्योंकि जब भी हम एक राजनीतिक पार्टी की नींव रखते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई विचार होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ 1980 के अंदर, उससे पहले वो जनता पार्टी के साथ थी, जनसंघ के अंदर दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर के दीनदयाल उसको संस्थापित किया। उसके पीछे एक विचार था कि इस देश के अंदर 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। हम लोग जब कार्यकर्ता के रूप में नारा लगाते हैं कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, और जब उनकी विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मैच नहीं हुई तो उन्होंने संघ के साथ मिलकर के जनसंघ की स्थापना करी। तो किसी भी पार्टी का बनना, उस पार्टी के पीछे का विचार बहुत जरूरी है। अगर कोई परिवार अच्छे विचार को लेकर के भी किसी पार्टी का निर्माण करता है तो हमें बिल्कुल उससे जुड़ना चाहिए। तो ये सारा जो किसी भी व्यक्ति से या पार्टी से जुड़ने का जो आंसर है वो है किसी व्यक्ति से नहीं, विचार से, आइडियोलॉजी से। हमारे युवाओं को, हमको जुड़ना चाहिए जहाँ पे हमारी आइडियोलॉजी मैच होती है, जहाँ पे हमारी विचारधारा मैच होती है, उस व्यक्ति से, उस पार्टी से हमें जुड़ना चाहिए। फिर चाहे वो परिवारवाद की हो या आंतरिक लोकतंत्र के द्वारा स्थापित हो, अगर उस पार्टी का विचार सही है, उस पार्टी की भावनाएं सही है, इस देश के लिए काम करने की नीयत सही है, तो बिल्कुल हमें जुड़ना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। पंकज जी, मुझे एक प्रश्न आपसे और करना है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, उत्तर भारत बनाम दक्षिणी भारत, दोनों की जो राजनीति है, उत्तर की राजनीति और दक्षिण की राजनीति, उत्तर की राजनीति हमेशा हावी रही है। यही कारण तो नहीं है कि दक्षिणी भारत के जो लोग हैं वो देश के अंतर्गत थोड़ा सा अलगाव सा महसूस करते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि अलगाव और ये जो विभाजन की बात अभी आप जो कर रहे हैं, ये आज से नहीं, ये स्टार्टिंग से ही, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा देश आज़ादी से पहले बहुत छोटी छोटी रियासतों के अंदर बटा हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए, लोहा पुरुष अपनी बातों का लोहा मनवाते हुए, उन्होंने पूरे इस राष्ट्र को एक सूत्र के अंदर बांधा। और तब भी भाषाओं को लेकर के, पहनावे को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों में हमारी जो माइंडसेट है वो डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान समय के अंदर भारत एक आत्मा के रूप में, एक पुरुष के रूप में जागृत है, और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक या पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक पूरा एकजुटता के साथ एकजुट होकर के आने वाली समस्याओं का सामना करता है। अभी हमने 2020 से 2022 तक जो महामारी का समय था, कोविड महामारी का, उस समय पूरे भारत ने एकजुट होकर के इसके अंदर अपना एकता का प्रदर्शन किया। और हम देखेंगे कि भाई दक्षिण से भी हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे साहित्यकार आते हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। खेल भावना के माध्यम से भी हमारा भारत जो है वो पूरा एकजुट होकर के, जब हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर के आते हैं तो केरल में भी और कर्नाटका में भी उतना ही सेलिब्रेशन होता है जितना जम्मू के अंदर होता है। एकजुटता तो आ रही है और धीरे धीरे ये और ज़्यादा बढ़ेगी। आप राजनीति में आए, तो राजनीति में आने से पहले आपने अपना किसी को गुरु बनाया? राजनीति में आने से पहले मेरे कोई गुरु नहीं थे, पॉलिटिकल गुरु या वर्तमान में अपने कोई गुरु हैं? हाँ, अभी जो मैं जब 17 साल के अंदर युवा मोर्चा के अंदर जब जुड़ा था पहली बार, तो उस समय हमारे विधायक और उस समय के शिक्षा मंत्री श्री घनश्याम तिवाड़ी जी थे, जो अभी राज्यसभा सांसद है भारत, हमारे राज्यसभा के अंदर राजस्थान से। और घनश्याम तिवाड़ी जी का जो व्यक्तित्व है, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व एक वट वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद, इनके अंदर इतनी गहराई तक जमी हुई है। संघ की जो उनकी विचारधारा है हमारे देश के प्रति, जो राजस्थान की जो नॉलेज है,
क्योंकि उन्होंने आपातकाल का वो समय भी काटा है जिस समय उन्हें बेहोशी की हालत के अंदर एक ट्रेन के अंदर फेंक दिया गया था, और उस समय से वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, जब यहाँ से शायद 2 सांसद पूरे देश के अंदर चुने जाते थे, और वो राजस्थान के पहले जनसंघ के युवा अध्यक्ष भी रहे। उसका भी एक रीज़न है कि मैं उनसे जुड़ा। उनकी विचारधारा, उनकी आत्मीयता, उनकी नॉलेज, उनकी विद्वता, उनके हम कायल हैं, और मैंने मन ही मन के अंदर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना हुआ है। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ, उनका अनुसरण करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को कि उन्होंने उनके करीब लाने का, उनके अंडर काम करने का, उनके नेतृत्व में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं पिछले 17 सालों से श्री घनश्याम तिवारी जी के साथ में उनका सानिध्य प्राप्त कर रहा हूँ। वर्तमान में पार्लियामेंट या राज्यों की विधानसभाओं में बहुत से ऐसे आपराधिक किस्म के नेता हैं। उन नेताओं को कैसे राजनीति से दूर किया जाए या उनको हटाया जाए, इसके बारे में आपके क्या राय है? देखिए, इसके लिए है ना, हमें आज़ादी की बात से लेकर के आज तक की राजनीति को समझना पड़ेगा, और इस समझ के अंदर आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। 1950 के बाद से जितने भी हमारे राजनेता रहे, वो सब जो राजा थे, राज बल चलता था उस समय। राज जितने भी जो छोटी छोटी रियासतों के जो राजा हुआ करते थे, वो MP बनते थे, मंत्री बनते थे, और ये काम चला 1950 से लेकर के 1970 तक। 1970 के बाद बाहुबल का प्रभाव स्थापित हुआ। जितने भी बाहुबली हुआ करते थे, हाँ, अटल जी ने भी कहा था एक दफा इसके बारे में जी, कि बाहुबली साथ देते थे चुनाव में, बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना हम ही आगे आ जाएं। हम ही क्यों ना आगे आ जाए जी। तो बाहुबलियों का जो राज चला वो 1970 से लेकर के 1920 2000 के आसपास तक का उनका समय रहा, और 1920 से लेकर के 2000 से लेकर के और 2020 तक का जो समय रहा, वो धन बल का प्रभाव ज़्यादा रहा। जिसके पास धन ज़्यादा होगा वो सत्ता के ऊपर काबिज रहेगा। और अभी जो वर्तमान है, नरेंद्र मोदी जी के बाद का जो समय है, वो जन बल का है। तो जो आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति से हटाने की बात करते हैं, उसके लिए जनता का जो बल होगा, जनता को जागृत होना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि हम किसे वोट कर रहे हैं, किसका चुनाव कर रहे हैं, और उसको पूरा ध्यान में रख कर के अगर वो अपने वोट की ताकत का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग एक अच्छे लीडर्स को, अच्छे चरित्रवान लोगों को हम लोग राज्यसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। क्योंकि लोकसभा के MPs ही राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। तो अगर लोकसभा के लोग अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक राज्यसभा के लोग भी अच्छे आएंगे। अंकित जी, ये बताइएगा कि आज के टाइम में शिक्षा की भी मैं बात करता हूँ, पॉलिटिक्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या एक ज़माना था जब हमारे देश की जो साक्षरता दर बहुत कम थी, और आज हमारे देश की साक्षरता दर ज़्यादा है। उस ज़माने में साक्षरता दर कम होते हुए भी अपराध नहीं होते थे, और आज शिक्षित ज़्यादा होते हुए भी अपराध हो रहे हैं। तो क्या ये ज़्यादा शिक्षित होना और कम शिक्षित होना, इन दोनों के बीच के अंतर्गत आप क्या देखते हैं? देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और इसका जहाँ तक ये मेरा पर्सनल ओवरव्यू है, इसके अंदर नॉलेज बढ़ने से आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ना, यानी कोई डिग्री का सर्टिफिकेट लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, डिग्री के समकक्ष क्वालिटी भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ पहले के जो लोगों को आप अगर आज की जनरेशन से कंपेयर कर रहे हो, तो पहले एक सामूहिक परिवार हमारे सामूहिक परिवार ज़्यादा प्लस सैक्रमेंट संस्कार की बात करते हैं। संस्कार, क्योंकि जब आप सामूहिक परिवार की बात करते हो तो आपके घर के अंदर दादा होते हैं, दादी होती हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, और वो आपको छोटी छोटी गलतियों के ऊपर चीज़ें सिखाते रहते हैं। हमें दादी से कहानियाँ सीखने का मौका मिलता है, दादाजी से क्या उनके ज़माने में कैसे लोग
कैसे बात करते थे वो सीखने का मौका मिलता है। चाचा जो होते हैं वो कॉलेज के अंदर जस्ट गए हुए होते हैं तो वो अपनी बातों का अपना अनुभव शेयर करते हैं, और जो ताऊ जी होते हैं वो अपनी बातें शेयर करते हैं। तो सामूहिक परिवार बच्चों के अंदर चरित्र का निर्माण करता है। हो सकता है कि आज की जो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने का रीज़न है वो कहीं ना कहीं पे हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो, क्योंकि आजकल अलूफनेस, अकेलापन, अकेलापन वो चीज़ परिवार सीखता का है। ना, हाँ, आपस में परिवारों में बिखराव, बिखराव ये होना बहुत सारी चीजें हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सोशल मीडिया से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, टेलीविज़न से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जब परिवार के अंदर लोग नहीं है तो वो दूसरे लोगों के साथ में जाकर के उठना बैठना करता है, और जहाँ पे वो उससे मिसगाइड होता है और कोई गलत चीज़ें भी सीखता है, और ये भावना उनके अंदर धीरे धीरे पैदा भी हुई जाती है, आपराधिक भावना। तो कहीं ना कहीं पे मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन गलत चीज़ों की नहीं। नॉलेज होना नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन गलत नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अंकित जी बताइएगा कि आज के संदर्भ में जो आपराधिक किस्म के अभिनेता, ये माफ कीजिएगा, आपराधिक किस्म के जो नेता लोग हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपराधिक और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि भविष्य के अंतर्गत देश को सुरक्षित हाथों में हो या देश एक अच्छा विकास करे, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो केवल इतना सही कहना है कि आज का यूथ बहुत अवेयर है। आने वाला जो आपका वोटर है वो बहुत समझदार हो गया है, जनता बहुत समझदार हो गई है। तो जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता अगर कोई है तो वो इस बात को बहुत गंभीरता से ले और अपने चरित्र के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना बेटर बदलाव लाएं, क्योंकि जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आज के टाइम के अंदर चीज़ों को आपराधिक रूप से ना करते हुए हम लोग क्या हमारे देश के लिए भली बाती हम अच्छा काम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। आप हमें ये बताइए कि हमारा जो राष्ट्र है वो युवाओं पे निर्भर है। युवा हमारी आने वाली पीढ़ी जो नेता बनेंगे वो युवाओं में से ही बनेंगे। तो जो बच्चे, जो यूथ आज राजनीति की तरफ देख रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे देश के अंदर 63% यूथ जनरेशन है बिलो 35, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारा देश अभी युवा अवस्था के अंदर है। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा, इतनी ज़बरदस्त अथाह ऊर्जा है। और युवाओं के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली है किसी ने कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो यूथ को मेरा एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है, एक ही बात मैं उन्हें कहना चाहूँगा। और ये बात समझनी पड़ेगी हमें कि यूथ एक घोड़े के समान है। घोड़े के पास अथाह ऊर्जा होती है, अश्व शक्ति, लेकिन उसका एक नेगेटिव चीज़ है कि वो 360 डिग्री देख सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि रेस में दौड़ने वाले घोड़ों के आंखों के ऊपर एक छोटा सा पर्दा लगा दिया जाता है ताकि वो एक राइट डायरेक्शन के अंदर अपने गोल के ऊपर फोकस हो सके। तो मेरा संदेश, मेरा मैसेज हमारी यूथ को यही है कि आपको अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करके एक राइट डायरेक्शन के अंदर, एक सही वे में, पॉजिटिव वे के अंदर आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अगर वो 360 डिग्री से डिस्ट्रैक्शन हो गया तो हमारी ऊर्जा का बिखराव होना वाजिब है। और अगर ऊर्जा का बिखराव होगा तो हमें कोई सकारात्मक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें एक डायरेक्शन के अंदर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए अपने काम पर लगना पड़े। अंकित जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बताया आपने बहुत कुछ, राजनीति के क्षेत्र में भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट में लेट्स माइक पर बहुत सारी अच्छी बातें राजनीति से जुड़ी हुई और शिक्षा से जुड़ी हुई अंकित जी से सुनी। सुनते रहिएगा लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment.